अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोड डेप्थ। तो आज हम लोग समझने वाले हैं आइटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट क्या होती है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट द सिलेक्शन स्टेटमेंट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड सॉल्व अ लॉट्स ऑफ प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट ऑफ द सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आइटरेटिव स्टेटमेंट क्या होती हैं और लूपिंग स्टेटमेंट क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं और फिर समझेंगे कि वाई वाला पार्ट क्यों हम पढ़ते हैं आइटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। इट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और ब्लॉक। स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं और ब्लॉक भी बोल सकते हैं। अब स्टेटमेंट क्या है, ब्लॉक क्या है, थोड़ी देर रुक जाओ फिर डिस्कस करते हैं। रिपीटेडली as long as given condition is true। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हमने रिपीटली उसको हमने एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइटरेटिव या फिर लूपिंग स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल से समझो कि अगर मैंने क्या करना है 1 से लेके 5 तक 1 2 3 4 एंड 5 मैंने क्या करना है, इसको मैंने प्रिंट करना है। तो एक तरीका मेरे पास क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं लिख दूँ 1। ठीक है, इसी तरह मैं 2 के लिए क्या लिखूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिख दूँ 2। ठीक है, यहाँ पे 3 के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे 3 लिख दूँ। ठीक हो गया, फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे 4 लिख दूँ और इसी तरह मैं लिख दूँ 5 के लिए। ठीक है, अब हर एक के लिए मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा है। ठीक है, अब अगर ये मेरे पास प्रॉब्लम चेंज हो जाए और मैं अगर बोलूँ कि 1 से लेके 100 तक प्रिंट करो, तो उसके लिए क्या मैं करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हर एक के लिए लिखूँगा। इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूँ, कोई तो सलूशन मेरे पास होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को अगर मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ इनिशियल स्टेटमेंट से लेके फाइनल स्टेटमेंट तक, तो उसके लिए मेरे पास कोई टूल होना चाहिए, प्रोग्रामिंग ने मुझे दिया होगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ आइटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब किस तरह यूज़ करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें दी गई हैं, थोड़ी देर रुक जाओ डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे जाता हूँ और एक और चीज़ समझते हैं जो कि मैंने आपको जब मैंने कोर्स को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट हमारे पास होता है। तो इस स्टेटमेंट का हमारे पास जो आइटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट होती हैं इसका फ्लो चार्ट क्या होगा वो देखो। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, अब स्टार्ट किया तो कंडीशन के लिए साइन मेरे पास कौन सा यूज़ होता था, यहाँ पे ये वाला बॉक्स मेरे पास यहाँ पे यूज़ होता था और इसके अंदर मैं क्या लिखता था, अपनी कंडीशन लिखता था। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एक कंडीशन, यहाँ पे मेरे पास कंडीशन आ जाएगी और यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूँगा अपनी जो भी कंडीशन हुई। ठीक है, अब इस कंडीशन की दो हमारे पास होती थी कि या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू होती है तो यहाँ पे मैंने कोई भी जो स्टेटमेंट लिखी है वो इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये ट्रू होती है, अगर ये फॉल्स होती है तो ये क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स वाला केस लिखते हैं। अगर फॉल्स होती है तो ये जाएगा दूसरी स्टेटमेंट के पास
स्टेटमेंट फॉल्स केस, ठीक है। अब फॉल्स के केस में इधर जाएगा और बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एंड भी तो करना होता है, तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे एंड इसको कर दूँगा, ठीक है। और ये मेरे पास होता है फ्लो चार्ट किसी भी आइटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट का, किसी भी, ठीक है। ये किसी एक के लिए नहीं है, ये कोई भी अगर आपके पास आइटरेटिव या फिर लूपिंग स्टेटमेंट आ जाती है उसके लिए मेरे पास ये होता है फ्लो चार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि मेरे पास कौन कौन सी टूल्स हमें दी गई हैं जिसकी मदद से हम ये टास्क अपने परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स, ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो फर्स्ट ध्यान में रखना कि फर्स्ट जो मेरे पास होता है वो होता है फॉर लूप, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। फिर हमारे पास होता है वाइल लूप, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारे पास होता है डू वाइल लूप, ठीक है। ये तीन हो गए। अब ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये तीनों ही डिस्कस किए जाते हैं। एक और जो टाइप होती है वो ज़्यादातर डिस्कस नहीं की जाती, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा, वो कलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जो कि होती है फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप। अब हर एक का अपना एक सिंटैक्स होता है, तो उस चीज़ को समझते हैं, बड़ी डिटेल से समझेंगे कि हर एक चीज़ का मतलब क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखते हैं कि फॉर लूप हमारे पास क्या होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होगा सबसे पहले वो समझते हैं। इसको मैं अरेज करता हूँ और यहाँ पे देखना कि मेरे पास फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंटैक्स और फिर यहाँ पे फॉर का कीवर्ड मैं लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी जावा की स्टेटमेंट लिखता हूँ। लेकिन रेकमेंड क्या किया जाता है कि आपको यहाँ पे लिखना होता है, कोई भी इनिशियलाइज वेरिएबल करना होता है या फिर डिक्लेयर कर देना होता है, ठीक है। तो वो हम केसेस देखेंगे कि कौन कौन से केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका सिंटैक्स देखता हूँ। तो सिंटैक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाती है तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे एक कॉमा आता है, एक्सप्रेशन 2 आ जाती है मेरे पास, यहाँ पे फिर कॉमा आता है और यहाँ पे आ जाता है एक्सप्रेशन 3 मेरे पास आ जाता है और यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाती हैं और यहाँ पे मेरे पास कुछ भी स्टेटमेंट आ जाती है जो कि मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ बार बार, ठीक है। और ये फॉर लूप की हमारे पास ब्रैकेट्स आ गए। अब ये एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 ये क्या है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, मैं इसको क्या करता हूँ, एरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, कोई भी वेरिएबल मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। ये मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट होती है, फर्स्ट एक्सप्रेशन होती है। अब आ जाओ सेकंड पे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, 0 से लेके 5 तक मैं एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे आती है कंडीशन इक्वल टू 5, कि जहाँ पे मेरे पास आई लेस देन या फिर इक्वल टू 5 हो वहाँ तक जाना। तो ये मेरे पास है हो गई कंडीशन। यहाँ पे आई को मैंने कर दिया इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। अब इस चीज़ का क्या मतलब है देखना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन किसी भी वेरिएबल की। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी वैलिड जावास्क्रिप्ट का कोड आ सकता है, जावा का कोड आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना होता है, इनिशियलाइज या फिर डिक्लेयर ही करना होता है। ये रिकमेंड किया जाता है। यहाँ पे क्या आना होता है, मेरे पास कंडीशन आनी होती है,
यहाँ पे कुछ भी कंडीशन आ जाती है, और यहाँ पे मेरे पास आता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट आता है मेरे पास। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट आती हैं हमारे पास फॉर लूप के अंदर। और मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में मेरे पास आता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड में मेरे पास आता है कंडीशन, और थर्ड में मेरे पास आता है या फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ये तीनों ही चीज़ें मेरे पास फॉर लूप के अंदर आती हैं। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ पे कुछ भी कोड लिख देता हूँ जो कि मुझे बार बार एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि 0 से स्टार्ट करना है और 5 टाइम एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, अब आगे जाके समझते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह होती है, ये किस तरह से मेरे पास काम करता है। तो काम की बात करते हैं कि ये किस तरह से मेरे पास काम कर रहा होगा। तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में ये किस तरह से काम करेगा। यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट में जो मेरे पास यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करता हूँ ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे इंट आई, यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से फिर जाएगा यहाँ पर, ये चेक करेगा कंडीशन, ये हो गया स्टेप 2, कंडीशन चेक करेगा। अगर इसे मिलती है कंडीशन ट्रू, ठीक है, जो मैंने कंडीशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा हुआ है आई लेस दैन इक्वल टू 5, तो आई की वैल्यू अभी क्या है 0, आई लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन हुई ट्रू। अब कंडीशन ट्रू हुई तो ये यहाँ से यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ पर ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये अभी जाएगा मेरे पास यहाँ से, जब भी कंडीशन ट्रू हुई इसने क्या किया, कोई भी स्टेटमेंट मेरे पास थी, इसने उसको एग्जीक्यूट किया। जब भी वो एग्जीक्यूट कर लेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद ये यहाँ पर आएगा, और मैंने जो भी प्रोवाइड किया हुआ है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, वो टास्क इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ये आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से आने के बाद फिर आएगा यहाँ पे, फिर वो कंडीशन को चेक करेगा। अब आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट किया था, आई इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब यहाँ से फिर वो कंडीशन को चेक करेगा। अभी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है मेरे पास 1, क्या 1 लेस दैन इक्वल टू 5 है, तो मेरे पास आ गया ट्रू। ट्रू की केस में फिर नीचे आएगा, नीचे आने के बाद इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे आया उसने क्या किया, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। अभी के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट को हम एज्यूम नहीं कर रहे। ठीक है, आई की वैल्यू को इसने इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 होगी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे आया, ये आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये अब दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा, क्या मेरे पास 2 लेस दैन इक्वल टू 5 है, तो मेरे पास क्या आया आंसर। बुलियन वैल्यू हमेशा रिटर्न होती है जब भी मैं ये ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 2 लेस दैन इक्वल टू 5 है, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। इसके अंदर आया, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे जाने के बाद आई की वैल्यू को ये क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। तो अब ये आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। अब ये इस कंडीशन को चेक करेगा, क्या मेरे पास 3 लेस दैन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल इसी तरह है। तो ये मेरे पास क्या करेगा, कंडीशन को ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब जब यहाँ पे आएगा तो ये इसको प्रिंट करेगा। अब प्रिंट करने के बाद ये यहाँ पे जाएगा, अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 तो हो चुकी थी, ये मेरे पास 4 हो जाएगी। अब ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो आई इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या मेरे पास 4 लेस दैन इक्वल टू 5 है, यस बिल्कुल है। तो यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ये यहाँ पे जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या है, अब मेरे पास वैल्यू हो चुकी है 4 हो चुकी है। तो 4 के केस में इसने क्या किया था, एग्जीक्यूट किया था। अब इसने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है। ठीक है, 5 हो चुकी है, तो ये यहाँ पे आएगा,
आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, आई इक्वल टू 5 हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, आई एंड आई कंडीशन जो लगाई थी मैंने, आई लेस देन इक्वल टू, लेस देन भी है इक्वल टू भी है, अगर इक्वल टू ना होता यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो मैंने इक्वल टू भी लगाया हुआ है, तो 5 के केस में भी कंडीशन मेरे पास ट्रू होगी। फिर ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब एग्जीक्यूट करने के बाद ये यहाँ पे आएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा। इस दफ़ा जो आई की वैल्यू हो गई है वो हमारे पास होगी है 6, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू मेरे पास होगी है 6। अब कंडीशन को चेक करेगा, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो मेरे पास आंसर आएगा फॉल्स। अब फॉल्स के केस में वो क्या करेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस लूप का जो ब्लॉक था वो इससे बाहर आ जाएगा और इसके अंदर जितना भी कोड था वो एग्जीक्यूट मेरे पास हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास फॉर लूप हमारे पास काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको अभी बात समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से हमारे पास फॉर लूप काम करता है, ठीक है। तो इसको क्या मैं करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो मेरे पास एक सिंपल मेन मेथड है, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया, ये मेरे पास क्या है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन है और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये मेरे पास है कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन हो गई और ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई की वैल्यू को आई इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आई मेरे पास यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये किस तरह से काम करेगा, आई की वैल्यू 0 है, ये चेक करेगा आई 0 लेस देन 5 है, तो कंडीशन ट्रू हुई, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी 0, क्योंकि मैं आई को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जब जाएगा उसकी वैल्यू अब क्या हो चुकी है, इंक्रीमेंट हो चुकी है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 0 प्लस प्लस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 0 प्लस 1 कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, अब 1, ठीक है। अब दोबारा यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। 1 को चेक करेगा क्या 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ये क्या प्रिंट करेगा, 1, ठीक है, 1 प्रिंट करेगा। 1 प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ पे जाएगा, अब वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, तो ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो 2 जब हो जाएगी तो ये चेक करेगा यहाँ पे कंडीशन फिर से ट्रू हुई, तो यहाँ पे आएगा, इसको प्रिंट करेगा, और जब तक आई की वैल्यू, ये इस जो मैंने कंडीशन दी हुई है यहाँ पे 5 नहीं आ जाता, आई की वैल्यू 5 नहीं होती, तो ये हमारे पास चलता रहेगा इसी तरह। और जब हमारे पास इसकी आउटपुट मैं लिखता रहता हूँ यहाँ पे 2, 3 और 4, जब तक मेरे पास 4 आ जाती है, अब ये कंडीशन को चेक करेगा। अब कंडीशन मेरे पास आएगी 5, इसकी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, आई इक्वल टू 5। इस केस में मेरे पास क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये इससे बाहर आ जाएगा और इसकी जो आउटपुट है मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। और इस तरह से हमारे पास फॉर लूप हमारे पास काम कर रहा है और इसकी आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नहीं आएगा, 4 तक आएगा, और ये मेरे पास फॉर लूप इस तरह से मेरे पास काम कर रहा होता है। अब केसेस देखते हैं कि फॉर लूप में कौन कौन से केसेस मेरे पास होते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर लूप के अंदर 3 कंडीशन लगा रहा था। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर मेरे पास इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। इस केस में मेरे पास क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू, मैंने 0 बाहर लिख दिया, इनिशियलाइजेशन मैंने बाहर लिख दी। अब ये भी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं बाहर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन की जगह है वो मैं खाली छोड़ सकता हूँ, और इस केस में भी ये सही से काम करेगा, ठीक है। ये मेरे पास था केस 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
if we don't declare the expression 1, then also program will compile find। ये हमारे पास हो गया केस नंबर 1 टू एग्जीक्यूट द फॉर लूप, ठीक है, जिसके अंदर हमने इनिशियलाइजेशन को बाहर लिख दिया और जो फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन की जगह थी उसको हमने खाली छोड़ दिया। तो इस केस में ये बिल्कुल ठीक काम करेगा, ठीक है। ये था केस नंबर 1। अब देखते हैं कि हमारे पास केस नंबर 2 क्या है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनिशियलाइजेशन को तो मैंने बाहर लिखा ही हुआ है, जो एक्सप्रेशन 2 है उसको मैं क्या करता हूँ, लिखता ही नहीं हूँ। बाहर क्या, मैं लिखता ही नहीं हूँ। इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, फिर देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी मेरे पास। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ वी डोंट डिक्लेयर expression 2, then boolean expression, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट always स्पेलिंग मिस्टेक, ऑलवेज बी ट्रू, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मैंने क्या किया कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन को दोबारा लिख दिया, उस केस में ठीक काम करेगा। यहाँ पे मैंने कंडीशन भी नहीं दी, इस केस में भी ठीक काम करेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको नहीं बताया कि रुकना कहाँ पे है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये मेरे पास लूप चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप मेरे पास बन जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, स्टार्ट तो हो जाएगा ये 0 से, लेकिन ये इसी तरह इंक्रीमेंट होता जाएगा और ये रुकेगा कहीं पर भी नहीं, क्योंकि मैंने इसको नहीं बताया कि रुकना कहाँ पे है। तो इसी तरह 0 से स्टार्ट होगा, ये इसी तरह चलता रहेगा, जो कि कभी भी रुकेगा नहीं। तब रुकेगा जब भी मेरे पास जो मेमोरी है वो फुल हो जाएगी, और ये तब एरर प्रोवाइड करेगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर, ठीक है। जब मेरे पास मेमोरी फुल हो जाती है तो ये मुझे एरर प्रोवाइड करता है, स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो आपको यहाँ पे ये भी समझ आ गया कि स्टैक ओवरफ्लो एरर मेरे पास कब आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास हो गया केस नंबर 2। अब मेरे पास आ जाता है केस नंबर 3। अब क्या होता है कि मैं क्या करता हूँ, इनिशियलाइजेशन को तो बाहर लिख दिया। दूसरे केस में मैंने क्या किया था, मैंने कंडीशन जो थी, जो कि बुलियन वैल्यू रिटर्न करती है, उसको मैंने लिखा ही नहीं था। अब मैं क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी नहीं करता। इस केस में क्या होगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी जो केस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ वी डोंट डिक्लेयर expression 3, if we don't declare expression 3, then there will not be any increment और डिक्रीमेंट। कोई भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने इसको नहीं बताया कि इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। स्टार्ट तो ये 0 से हो जाएगा। जब 0 से स्टार्ट हुआ, उसको मैंने ये भी नहीं बताया कि रुकना कहाँ पे है। इस केस में क्या होता था, वो इनफाइनाइट लूप बन जाता था। अब इनफाइनाइट जब बन गया तो इनफाइनाइट में वैल्यू क्या जाएगी, सिर्फ 0 जाएगी हर दफ़ा। क्यों हर दफ़ा 0 जाएगी, क्योंकि मैंने इसको नहीं बताया कि 0 से इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट भी करना है। तो इस केस में आउटपुट मेरे पास क्या आएगी, 0 0 0 0, और इसी तरह चलती रहेगी।
और ये मेरे पास आउटपुट आती रहेगी जब तक मेरे पास मेमोरी फुल नहीं हो जाती। तो ये था केस नंबर 3 टू एग्जीक्यूट द फॉर लूप। तो हमने डिफरेंट केसेस देखे कि फॉर लूप हमारे पास किस तरह से काम करता है। अगर हम इनिशियलाइजेशन को बाहर लिख देते हैं तब ये ठीक काम करता है, आउटपुट भी ठीक दे देता है। अगर हम दूसरी केस में हमने देखा कि अगर हम कंडीशन को नहीं देते तब भी ये सही से काम करता है, लेकिन ये इसको नहीं पता होता कि रुकना कहाँ पे है, तो उस केस में ये इनफाइनाइट लूप पे चला जाता है, तो हमें एरर प्रोवाइड कर देता है जब भी हमारे पास मेमोरी फुल होती है, स्टैक ओवरफ्लो एरर। थर्ड केस में हमने देखा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर हम प्रोवाइड नहीं करते तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, ठीक से काम करेगा, लेकिन जो हमें आउटपुट चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करेगा। हर दफ़ा ज़ीरो आउटपुट आएगी। ज़ीरो क्यों आएगी? क्योंकि हमने उसे नहीं बताया कि इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास फॉर लूप के 3 केसेस। अब हम देखते हैं कि व्हाइल लूप क्या होता है। ठीक है, अब व्हाइल लूप को डिस्कस करते हैं कि व्हाइल लूप हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाइल लूप का हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है। तो हम क्या लिखते हैं, व्हाइल का एक कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ और यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट हो इधर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ये होता है हमारे पास व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में यहाँ पे कोई भी कंडीशन होती है जो कि बुलियन वैल्यू रिटर्न करती है। ठीक है, कंडीशन हमेशा याद में रखना, जो भी कंडीशन होती है वो हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करती है। अगर वो बुलियन वैल्यू लूप के केस में अगर ट्रू आती है तो वो लूप के अंदर जाता है, अगर वो फॉल्स आती है तो वो लूप के उसी वक्त बाहर चला जाता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है व्हाइल लूप का सिंटैक्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, व्हेन वी यूज़ व्हाइल लूप, हम व्हाइल लूप को कब यूज़ करें, ये हमें कब यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लो, when we don't know how many time we have to execute the loop, then we have to use while loop। ठीक है, जब हमें नहीं पता होता कि कितनी दफ़ा लूप को एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करते हैं, while लूप को यूज़ कर देते हैं। अब फॉर लूप के अंदर क्या था कि हम इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पे करते थे, हम कंडीशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करते थे और हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड करते थे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं प्रॉपर मेंशन कर देता हूँ। कोई भी प्रोग्राम के अंदर मैंने लिख दिया इंट आई इक्वल टू 0, वाइल के अंदर आया, वाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन होती है तो मैंने क्या कर दिया इंट लेस देन 5, क्योंकि ये स्टार्टिंग है कि मेरा आई स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्टिंग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंडिंग। ठीक है, एंड मेरा आई जब 5 होगा तब एंड होना चाहिए। अब इस लूप के अंदर आता हूँ, अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि आई प्लस प्लस कर दिया। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वो जो प्रोग्राम मैंने लिखा था 0 से लेके 5 तक, तो उसको मैं व्हाइल लूप की मदद से भी सॉल्व कर सकता हूँ इस तरीके से। तो अब उस चीज़ को सही से समझ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि 0 से लेके 5 तक मुझे प्रिंट करके देगा व्हाइल लूप की मदद से। तो अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया जो कि मेरा स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, व्हाइल लूप के अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक कंडीशन लगा दी। आई की वैल्यू जब लेस देन 5 हो जाएगी तो तब क्या करना है, रुक जाना। ठीक है, तो जब आई की वैल्यू लेस देन 5 है तो चलते रहना,
जब ग्रेटर हो जाएगी तो उस केस में मैंने क्या करना है, रुक जाना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आएगी ये कंडीशन, आएगी ये कंडीशन ट्रू हुई, इसके अंदर आएगा, इसको प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो 0 आ जाएगी और इसको इंक्रीमेंट कर देगा। 0 से अब वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। अब ये फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, तो यहाँ पे 1 लेस देन 5 है, कंडीशन हुई ट्रू। ट्रू होने के बाद ये इसके अंदर आएगा, अंदर आने के बाद ये क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। इसने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने के बाद अब क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे क्या 2 लेस देन 5 है, बिल्कुल। इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा तो प्रिंट कर देगा 2। यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ जाएगी 2, ठीक है। नीचे आएगा, इंक्रीमेंट किया, 2 + 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। क्या 3 लेस देन 5 है, बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2, और यहाँ पे मेरे पास अभी आ जाएगा 3। क्या 3 लेस देन 5 है, यस बिल्कुल, कंडीशन हुई ट्रू। इसके अंदर आया 4 प्रिंट हुआ। 4 से अब वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 + 1, ये इसकी मदद से, तो मेरे पास क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 + 1 और मेरे पास 5 हो चुका है। तो 5 क्या 5 लेस देन 5 है, नो, कंडीशन हो गई फॉल्स। अब इसके अंदर नहीं जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर, आउटपुट, ठीक है। ये इस तरह से मेरे पास काम कर रहा होता है व्हाइल लूप। उम्मीद है ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब व्हाइल लूप के अंदर भी डिफरेंट केसेस होते हैं, तो उस केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे व्हाइल और यहाँ पे मैं कंडीशन नहीं देता, तो ये मुझे एरर प्रोवाइड करता है, क्योंकि व्हाइल लूप के अंदर मुझे कंडीशन देना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन देना कंपलसरी होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा केस नंबर 1, इट्स कंपलसरी टू प्रोवाइड द कंडीशन इन व्हाइल लूप। ये हमारे पास हो गया केस नंबर 1, ठीक है। व्हाइल लूप के अंदर जो भी कंडीशन होती है उसको प्रोवाइड करना लाजमी होता है। अगर वो प्रोवाइड नहीं करते तो मुझे ये एरर प्रोवाइड करता है, और वो एरर होता है कंपाइल टाइम एरर। अब कंपाइल टाइम एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है, वो हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लो, जो कि हम क्या करते हैं, आईडी के अंदर जो आपको रेड लाइन दिखा देता है वो होता है कंपाइल टाइम, और जब हम रन करते हैं तो हमें एरर देता है, वो होता है रन टाइम एरर, ठीक है। अब आ जाता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं एक पिक्चर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक पिक्चर होगी, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको लिख के बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल, और यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ, जो कि हमारे पास कंडीशन मैंने क्या कह दी, ट्रू है हर दफ़ा, तो ये क्या होगा, इसके अंदर कुछ भी मैं लिखता हूँ तो ये हर दफ़ा एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो भी चीज़ मैं लिखूँगा, फॉर एग्जांपल system.out.println, यहाँ पे मैं लिख दिया न्यू स्टेटमेंट, ठीक है, और कामा लगा दी है, ब्रैकेट क्लोज की। अब ये हर दफ़ा क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, और ये क्या बन चुका है मेरे पास, इनफाइनाइट लूप। अब ये मैंने बता दिया है आपको इनफाइनाइट लूप हमारे पास क्या होता है, और ये जो लाइन है मुझे एरर प्रोवाइड करेगी, और वो एरर मेरे पास क्या होगी, कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम क्या, कि मेरे पास ये स्टेटमेंट इसकी बारी ही कभी नहीं आएगी, ये हर दफ़ा ही एग्जीक्यूट होता रहेगा, और होते होते मेरे पास एरर आ जाएगा, जो कि स्टैक ओवरफ्लो का एरर होगा, और ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये होता है केस नंबर 2, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि डू वाइल लूप क्या होता है। डू वाइल लूप भी वाइल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस क्या होता है कि जिस तरह मैंने यहाँ पे देखा कि मैं इनिशियलाइजेशन को बाहर करता हूँ, ठीक है, बाहर इनिशियलाइज कर देता हूँ जो भी मेरे पास नंबर होता है। नंबर जब यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे डू का कीवर्ड लगता है डू वाइल लूप के लिए, फिर यहाँ पे इसकी ब्रैकेट मैंने लगा दी, यहाँ पे ब्रैकेट हुई क्लोज, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई भी चीज़ मैंने प्रिंट करा दी, जो आई की वैल्यू थी वो मैंने प्रिंट करा दी, ठीक है, और आई को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट करने के बाद में कंडीशन चेक होती है। ये यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, कंडीशन बाद में चेक हो रही है। तो इसीलिए डू वाइल में जो भी चीज़ हम लिखते हैं तो एक दफ़ा कंडीशन लाजमी एग्जीक्यूट होती है, और कंडीशन स्टेटमेंट जो मेरे पास होती है एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होती है, फिर मेरे पास कंडीशन चेक होती है। तो इस वजह से डू वाइल को ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक दफ़ा आपकी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करता है, फिर आपकी कंडीशन को चेक करता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस भी हो जाता है दोनों में, वाइल में और डू वाइल लूप में। तो इस केस में क्या होगा, मेरे पास जो आउटपुट आएगी, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो आई की वैल्यू है मैं क्या कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 से बड़ी हो चुकी है। अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा डू के अंदर, और इसने क्या किया, आई को प्रिंट किया, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या आएगी 5। अब क्या करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, तो यहाँ पे 5 + 1 6 हो चुका है, यहाँ पे आएगा। अब कंडीशन को चेक करेगा, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू तो मेरे पास जो मैंने 4 दिया हुआ है उससे बड़ी है, तो इस केस में क्या होगा, ये बाहर आएगा। जबकि मेरे पास जो कंडीशन थी वो पहले ही फॉल्स थी, लेकिन इसने क्या किया, एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट किया जो स्टेटमेंट थी। तो ये ही मेन डिफरेंस होता है। तो अब इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करते हैं आगे जाके। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो मैंने डिफरेंस तो आपको बता दिया, लेकिन फिर से एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ कि इनमें मेन डिफरेंस मेरे पास क्या होता है। अब यहाँ पे देखना ये काम किस तरह से करता है। ये वाइल का कीवर्ड है, ठीक है, ये मेरे पास है वाइल का कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है, कोई भी मैं कंडीशन प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये कंडीशन पहले स्टेप में क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है। अगर मेरे पास कंडीशन आ जाती है ट्रू, ट्रू के केस में क्या करता है, यहाँ पे जाता है और इस स्टेटमेंट को क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है, और ये मेरे पास हो जाता है स्टेप नंबर 2। ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। ये वाइल लूप काम कर रहा है। अब डू वाइल किस तरह से काम कर रहा है, ये आता है यहाँ से ऊपर से, ये डू का कीवर्ड, ठीक है, डू का कीवर्ड मैंने लगाया, यहाँ पे आया, इसने स्टेटमेंट को क्या किया, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट एक दफ़ा कर दिया, ये मेरे पास हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस हो गया है। वाइल लूप में क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में कंडीशन चेक होती है, स्टेप नंबर 2 में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। डू में क्या होता है, स्टेटमेंट स्टेप नंबर 1 में, और जो मेरे पास कंडीशन चेक हो रही है स्टेप नंबर 2 में। तो ये मेन डिफरेंस होता है हमारे पास वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। अब हम क्या करते हैं, एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाउ टू टेक यूज़र इनपुट इन जावा। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख लिया है, लेकिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यूज़र से इनपुट कराने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास। अब 2 तरीके कौन से होते हैं, और वो हम स्ट्रीम की जो क्लास होगी फाइल हैंडलिंग में वहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन जो हमारे पास एक जो होता है, जो मोस्टली यूज़ भी किया जाता है, वो हम देखते हैं, वो होता है स्कैनर की क्लास। स्कैनर की क्लास कौन सी, सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि स्कैनर की क्लास किस पैकेज के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास है java.util पैकेज के अंदर। तो आप अगर आपने इंपोर्ट कराना है तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट का कीवर्ड, इंपोर्ट java.util.scanner की क्लास लिख देंगे,
ठीक है। अब स्कैनर का C बड़ा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, तब ये आपको क्लास शो करेगा और यहाँ पे आप कॉमा लगा दी, ठीक है। एक और भी ऑप्शन होता है import java.util और यहाँ पे आप स्टार लगा दें। अब स्टार का मतलब क्या है कि यूटिल जो पैकेज है उसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं या फिर इंटरफेसेस हैं वो सब को लोड करा दो JVM के अंदर। क्या ये अच्छी चीज़ है? ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो इस वजह से हम स्पेसिफिक क्लास का नेम ही यूज़ करते हैं। इस वजह से किसी जगह पे आप इस तरह भी देखोगे, लेकिन ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं मानी जाती, ठीक है। अब यूज़र से इनपुट लेने की बात कर रहे थे, तो मैं आया यहाँ पे मेरे पास था मेन मेथड, ठीक है। मेन मेथड का पूरा टेक्स्ट मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, क्योंकि मेन फोकस है आपको यूज़र से इनपुट लेके दिखाना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर, ये मैंने स्कैनर क्लास का लिखा नाम SC, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम न्यू का कीवर्ड लिखते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि हम OOP का जो चैप्टर देखेंगे डीपली डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, OOP की डिस्कस हम क्यों OOP को पढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाया जाता है और कितने तरीक़ों से बनाया जाता है, तो वो हम वहाँ पे देखेंगे। तो मेन ये देख लो कि न्यू की मदद से हम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। हमने क्लास का नाम लिखा, फिर SC ऑब्जेक्ट का नाम लिखा। ये ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, SC की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे SC लिख दिया। न्यू लिखा, यहाँ पे फिर क्लास का नाम होता है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ system.in, क्योंकि मैंने सिस्टम से इनपुट कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एज अ पैरामीटर मैंने प्रोवाइड कर दिया system.in, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यानी system.out.println इंटर नंबर, ठीक है, इंटर नंबर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो इनपुट आएगी उसको मैंने किसी के अंदर स्टोर भी तो कराना है, ठीक है। अब स्टोर कराने के लिए एक बात का ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो जो इनपुट आप करेंगे वो किस टाइप की इनपुट होगी। अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कराना है, अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर के अंदर ही आपने स्टोर कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो इनपुट यहाँ पे नंबर करा रहा हूँ ना, नंबर किस चीज़ में होता है, या तो वो फ्लोट में होता है या फिर इंटीजर में होता है। तो मैं जो अभी नंबर इनपुट करूँगा वो क्या होगा, इंटीजर में होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इंट नंबर, नम का एक वेरिएबल बना दिया और इक्वल टू SC लिखा मैंने, जो कि स्कैनर का ऑब्जेक्ट था, और डॉट मैंने लगाया। अब डॉट जब हम लगाते हैं तो उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड होते हैं वो हमें शो करा देता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे SC डॉट नेक्स्ट जो होता है मेरे पास, अब हर एक के लिए मेथड बनाए गए हैं। अगर मेरे पास स्ट्रिंग है तो उसके लिए अलग मेथड है इनपुट कराने के लिए, अगर मेरे पास इंटीजर है उसके लिए अलग है, कैर के लिए अलग है, फ्लोट के लिए अलग है। अभी मैं कराना चाहता हूँ इंटीजर, तो उसके लिए मेरे पास है नेक्स्ट इंट और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट क्यों लगाएं, क्योंकि जो भी मेथड होता है उसके साथ ब्रैकेट लगती हैं ये, और ये मेरे पास मेथड की निशानी होती है। और जिसके साथ भी आप ब्रैकेट देखो तो वो मेरे पास आँख बंद करके कह दो कि ये मेरे पास क्या है, ये एक मेथड है। अब ये तरीका होता है मेरे पास यूज़र से इनपुट कराने का, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 वेज़ होते हैं हमारे पास, 2 हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम फाइल हैंडलिंग में जो स्ट्रीम होती है उसके अंदर हम देखेंगे। और मेनली जो यूज़ होता है वो ये ही यूज़ होता है स्कैनर की क्लास। अब स्कैनर के अंदर मैंने क्या किया, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट हमने न्यू की मदद से बनाया और यहाँ पे system.in लिख दिया, क्योंकि मैंने सिस्टम से इनपुट कराना है कंसोल के अंदर। कंसोल क्या होता है, जो नीचे आपको जहाँ पे आउटपुट नज़र नहीं आती वो होता है कंसोल। अब यहाँ पे कुछ भी स्टेटमेंट लिख दी, इंटर नंबर। इंटर नंबर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे सिस्टम प्रिंट करके देगा कि इंटर नंबर मुझे शो कर देगा, ताकि मुझे पता चल जाए, यूज़र को पता चल जाए कि इंटर नंबर अभी मुझे करना है, यानी कि सिस्टम मुझसे मांग रहा है। फिर उसके अंदर मैंने क्या किया कि इंट नंबर इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। इसका क्या मतलब है कि इंटीजर को मुझे इनपुट कराना है। अब अगर स्ट्रिंग होती तो उसके लिए अलग होता। तो ये मेरे पास था थ्योरेटिकल पार्ट आज की क्लास के लिए। तो अभी चलते हैं
अपनी आईडी में और समझते हैं मेन डिटेल और कुछ प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। और अब डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल की मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत आसानी से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी थ्योरी वाला पार्ट देखा है उसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। उससे पहले भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख लिया था इफ़ का प्रोग्राम क्या होता है, इफ़ एल्स का प्रोग्राम किस तरह से हमने परफॉर्म किया था, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। नेस्टेड इफ किस तरह से काम करता है उसका प्रोग्राम करके देखा था। लेकिन एक हमारी चीज़ रह गई थी, स्विच का प्रोग्राम। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्विच का प्रोग्राम हम किस तरह से बनाते हैं और वो किस तरह से काम करता है। हमने देखा था स्विच के अंदर केसेस होते हैं, तो उसकी मदद से हम एक कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना आज का प्रोग्राम रखते हैं कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर हम बनाएंगे स्विच की मदद से। तो हम क्या करते हैं, अपनी आईडी में जाते हैं, आईडी में, तो यहाँ पे मैं आया, न्यू पे गया। आपको यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। तो हर क्लास के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जावा का प्रोग्राम आप प्रोजेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। इसलिए ताकि आप अगर पहली दफ़ा आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तब भी आपको समझ में आ जाए कि किस तरह जावा का प्रोजेक्ट बनाया जाता है, कोर जावा का प्रोजेक्ट। तो आपने यहाँ पे आना है अदर्स पे, जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से कोई भी नाम रख देना है। अगर आप कोई भी JVM का, जावा का वर्जन कोई और यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी 17 ही यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे लिख दिया और इंटर कर दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे सोर्स पे गया, कैलकुलेटर पे क्लिक किया, फिर सोर्स पे गया, एरो पे क्लिक किया, फिर इस पे आया, सोर्स पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था आप यहाँ से डायरेक्ट पैकेज भी बना सकते हैं और क्लास पे जाके भी पैकेज बना सकते हैं। तो क्लास पे मैं गया और ये क्लास किस पैकेज के अंदर मौजूद होगी ये मुझे बताना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, in.sp.pc मतलब पैकेज PCK लिख देता हूँ, ठीक है। पैकेज 1, पैकेज का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड होता है नाम देने का। मतलब कोई भी डोमेन नेम जिस तरह है आपका, तो उसको रिवर्स ऑर्डर में आप लिखते हैं। तो वो हम वो के लेक्चर में डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, डेमो1, कुछ भी नाम क्लास का रख दिया और मैंने इंटर कर दिया, ठीक है। अब इसका साइज़ बहुत छोटा है तो मैं बड़ा कर देता हूँ। तो कंट्रोल और प्लस को क्लिक करना है आपने, तो इसका साइज़ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे मेन मेथड बनाना है। तो मैंने लिखा मेन, कंट्रोल और स्पेस को प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे इंटर किया तो मेन मेथड मेरे पास बन जाएगा। अब मैंने बनाना है कैलकुलेटर और वो भी स्विच की मदद से। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि यूज़र से इनपुट किस तरह से लेते हैं। तो सबसे पहले वो देखो, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो स्कैनर पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करो। ये किसके अंदर मौजूद है, ये बता रहा है, पैकेज का नाम आगे, तो java.util के अंदर मौजूद है। तो मैंने क्या किया, इंटर किया तो ये यहाँ पे ऊपर खुद से ही इंपोर्ट कर लेगा। फिर मैंने क्या किया, SC ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम रख दिया। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने SC रख दिया तो आप कुछ भी रख सकते हैं। न्यू और स्कैनर, ठीक है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे ये एक पैरामीटर लेता है। वो कौन सा होता है, मैंने आपको बताया system.in, क्योंकि मुझे सिस्टम से इनपुट कराना है। और यहाँ पे ये देखें, ये इनपुट स्ट्रीम के अंदर मौजूद है। ये मैंने आपको बताया था कि फाइल हैंडलिंग के अंदर एक कंसेप्ट होता है स्ट्रीम, और वहाँ पर ही हम देखेंगे कि दो और वेज कौन से होते हैं जिसकी वजह से हम यूज़र से इनपुट करा सकते हैं। तो ये भी स्ट्रीम के अंदर मौजूद है। कॉमा लगा दिया। अब हम क्या लिखते हैं, कोई भी इंटर नंबर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, system.out.println, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, एंटर नंबर 1, ठीक है, एंटर नंबर 1 इसी तरह लिख देता हूँ। अब क्या होगा, वो नंबर 1 किसी के अंदर स्टोर भी तो कराना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, वो नंबर किस टाइप का होगा। तो नंबर किस टाइप का होता है, या फिर फ्लोट या फिर इंटीजर। तो मेरे पास अभी पॉइंट वाला नंबर कोई नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इंट नंबर 1 इक्वल टू
ये देखना SC डॉट, जब भी डॉट लगाता हूँ तो मेरे पास जितने भी इस क्लास के अंदर मेथड थे वो मेरे पास आ गए। तो अभी मैंने क्या कराना है, एक इनपुट कराना है इंटीजर। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट इंट रख देता हूँ, ठीक है, ये इंटीजर के लिए है। अभी देखो बुलियन के लिए तो ये आगे बता रहा है, ये देखो बुलियन के लिए ये है नेक्स्ट हैज़ नेक्स्ट इंट, ठीक है। फिर बुलियन के लिए ये भी है, ठीक है, ये पैरामीटर एक ले रहा है। ये मेरे पास एक और बुलियन में है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक बाइट के लिए है, ये देखो इंटीजर के लिए, शॉर्ट के लिए, स्ट्रिंग के लिए, ये देखो ये पैटर्न भी लेता है। तो नेक्स्ट देखो ये ओवरलोड किया हुआ है। ओवरलोड क्या होता है ये हम पूप के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो हर एक के लिए इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ। तो मैंने क्या किया, इंटीजर को इनपुट करा दिया। अब इंटीजर जब इनपुट हो गया, अब मैंने क्या करना है, नंबर 1 और नंबर 2, क्योंकि 2 नंबर मुझे चाहिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। कोई भी 2 ऑपरेंड के दरमियान मुझे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर 2 को मैं इनपुट कराना चाहता हूँ। तो एक और वेज होता है, देखना जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब ये जब कंसोल में जाता है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, राइट क्लिक, जावा एप्लीकेशन रन किया। तो ये देखना ये अभी ब्लैक में दिखा रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि नंबर 2 जो मेरे पास इनपुट मुझे मांगेगा, मैं उसको रेड में शो कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट एरर, ये मेरे पास भी एक वे होता है। तो प्रिंट एलन, ठीक है। अब मैं करता हूँ इंटर नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा दिया है। तो अब देखना मैं क्या करता हूँ, जावा एप्लीकेशन इंटर नंबर 1, मैंने नंबर 1 किया। अब ये देखो ये रेड में दिखा रहा है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की जगह, ठीक है। ये एरर के लिए यूज़ होता है। फिर मैंने क्या करना है, इनपुट कराना है, यानी कि एक इंटीजर के अंदर स्टोर कराना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नंबर टू इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने लिख दी। अब 2 नंबर मेरे पास आ चुके हैं, मैंने इनपुट भी करा दिया और किसी भी एक इंटीजर के अंदर मैंने स्टोर भी करा दिए। अब मुझे एक साइन भी इनपुट कराना पड़ेगा जो कि मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा साइन, यानी कि मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है तो मल्टीप्लाई का साइन, प्लस का यूज़ करना है तो प्लस का इनपुट कराना पड़ेगा, माइनस का या फिर मॉडुलस का या फिर डिवाइड का, मुझे वो साइन भी इनपुट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर मैंने लगा दिया इंटर सिंबल, और यहाँ पे मैं कुछ भी यानी कि मेंशन यूज़र के लिए आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस कामा माइनस कामा डिवाइड कामा मॉडुलस कामा मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इन मल्टीप्लाई को किसी के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। अब इन मल्टीप्लाई में ये जितने भी साइन हैं इनको मैं स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा देता हूँ। तो मैं SYM सिंबल के लिए, और यहाँ पे SC डॉट, अब मैंने बताया था इंटीजर के लिए अलग होता है, स्ट्रिंग के लिए अलग होता है। तो स्ट्रिंग के लिए मैंने आपको कौन सा बताया था, नेक्स्ट बताया था। तो यहाँ पे मैंने सिंबल भी इनपुट करा लिए। अब मैंने लगाना है स्विच की मदद से कैलकुलेटर बनाना है। तो मैंने स्विच का कीवर्ड लगाया, यहाँ पे स्विच का कीवर्ड लगाया, और यहाँ पे स्विच मांगता है कोई भी एक वेरिएबल, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल प्रोवाइड करना है। तो वेरिएबल मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया, SYM ये वाला कोई भी सिंबल, ठीक है, क्योंकि सिंबल पे टास्क हमने परफॉर्म कराना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे केसेस लिखता हूँ स्विच के अंदर। तो केस नंबर 1 क्या होगा, केस नंबर 1, इसको आगे कर देता हूँ, और केस नंबर 1 क्या होगा, यहाँ पे मैं ये कामा लगाता हूँ, कामा के अंदर मैं प्लस लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये कॉलन लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट कराता हूँ, मतलब क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको मैं हटाता हूँ, इंटर कोई भी नंबर 1 और नंबर 2 जो होगा उसका रिज़ल्ट मैंने यहाँ पे शो कराना है, यानी कि प्लस करने के बाद शो कराना है। तो रिज़ल्ट इज़ प्लस का साइन होता है कंकैटिनेशन, मतलब जोड़ने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लगाई और नंबर 1 प्लस
नंबर 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों यूज़ की? ब्रैकेट मैंने इसलिए यूज़ की क्योंकि अगर मैं लिखता 2 + 5 तो ये मुझे आउटपुट क्या दे देता, ये इनको जोड़ देता तो 23 मुझे आउटपुट दे देता। मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 5 आउटपुट। तो उसके लिए मैं ब्रैकेट का साइन यूज़ करता हूँ, ठीक है, सिंबल। तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया प्लस के लिए। अब नीचे आओ। अब मैंने आपको ये बताया था कि स्विच के अंदर मैं ब्रेक का साइन यूज़ करता हूँ। ब्रेक इसलिए ताकि एक जब चीज़ मेरे पास परफॉर्म हो जाए तो वहाँ पर ही ब्रेक कर दो। एक केस मैं यूज़ कर लूँ तो वहाँ पे क्या करो, ब्रेक कर दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक मैं यहाँ पे आगे कर देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे 3, 4 एंड 5। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस, यहाँ पर भी माइनस करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ सी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मॉडुलस, यहाँ पर भी मॉडुलस का साइन आपको लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन और यहाँ पर भी डिवाइड का साइन, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंपल सा कैलकुलेटर मेरे पास बन गया। अब इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी होती है, इसने मुझे यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दिया है, इसको हटा दो। अगर आ जाए तो इसको हटा देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी होती है, तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट केस भी लगा देता हूँ, system.out.println, और यहाँ पे सिंपल। इनमें से अगर कोई भी केस नहीं होता तो मैं कर देता हूँ इनवैलिड केस, ठीक है। या फिर इनपुट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ गया और यहाँ पे ये मुझे एरर प्रोवाइड कर रहा है। एरर क्या है देखना, तो मेरे पास एक ब्रैकेट काम है, तो मैं यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब मैंने क्या किया, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, इंटर नंबर 1, तो नंबर 1 2, नंबर 3, नंबर 2 3 मैंने इंटर किया। फिर सिंबल कौन सा, सिंबल मैंने प्लस का साइन कर दिया, तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आ चुका है, 5, देखा। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है, रन जावा एप्लीकेशन, इंटर नंबर 1 1, इंटर नंबर 2 7। अब माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए माइनस का सिंबल, और मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरे पास -6 आएगा, क्योंकि माइनस में वो साइन आता है जो बड़े के साथ होता है। तो ये देखो, बड़ा कौन सा था, 7 था, और 7 के साथ साइन कौन सा था, माइनस का। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए जावा एप्लीकेशन टू मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई का सिंबल, और ये देखो 8 मेरे पास आ गया। और अब इसी तरह सारे हमारे पास केसेस काम कर रहे होंगे। इस तरह हमने देख लिया कैलकुलेटर हम किस तरह बना सकते हैं स्विच की मदद से। अब हम आज का जो टॉपिक था हमारा, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसी के अंदर ही एक क्लास बना लेता हूँ, न्यू क्लास इस पैकेज के अंदर बना रहा हूँ। और लूपिंग मतलब फॉर लूप, हर एक का अलग अलग बना देता है। फॉर लूप डेमो 1, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास मेन आ गया, ठीक है, मेन आ गया। उसके अंदर मैंने क्या करना है, एक लूप चलाना है। तो मैंने क्या करना है, मुझे आउटपुट चाहिए 0 1 2 3 और 4 तक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मुझे कहाँ से आउटपुट चाहिए, 0 से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक चाहिए मुझे चाहिए 4 तक। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ इक्वल टू 4 या फिर लेस देन 5। 5 से पीछे पीछे जितने भी हैं उनको कर दो, यानी 0 से स्टार्ट और 5 से पहले पहले।
आई प्लस प्लस, आई को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी अंदर मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देता हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए, कुछ नंबर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, नंबर को यहाँ पे आई को प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक किया, जावा एप्लीकेशन। ये देखो मेरे पास आउटपुट आ रही है, लेकिन आउटपुट कैसे आ रही है, नीचे आ रही है ना, तो नीचे को जैसे नीचे आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, जावा एप्लीकेशन। तो ये देखो साथ में जुड़ के आ रही है ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक प्लस का साइन लगाना है और यहाँ पे कॉमा लगा देना है और इसके अंदर स्पेस प्रोवाइड कर देनी है। अब आउटपुट बिल्कुल सही आ जाएगी। तो ये देखो मेरे पास आउटपुट बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 5 भी इंक्लूड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस का साइन लगा, इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, यानी कि वैल्यू अगर इक्वल टू 5 भी आती है तो उसको भी इंक्लूड कर देना। तो जावा एप्लीकेशन, तो ये देखो 0 से लेके 5 तक, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 से स्टार्ट करो और 5 तक जाओ, तो क्या करो, राइट क्लिक किया, फिर जावा एप्लीकेशन। तो ये देखो 1 से लेके 5 तक, क्योंकि मैंने इसको कह दिया कि स्टार्टिंग वैल्यू और ये मेरे पास क्या है, एंडिंग वैल्यू, और ये क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ फिर क्या होगा, इसको डिक्रीमेंट कर दूँ फिर क्या होगा। ये देखो आउटपुट हमारे पास किस तरह से आ गया, 1 फिर 0 फिर -1 -2 इसी तरह आगे जा रही है, ठीक है, इसी तरह आगे चलती जाएगी। फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये आगे चलती जा रही है तो इस वजह से हमारे पास ये आ रही है। तो ये साइन है, इसको प्रेस करो, यहाँ पे ये रुक जाएगा और यहाँ पे इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से कैंसिल कर दो, ठीक है। अब मेरे पास ये आ चुका है। तो अब वो चीज़ जो केसेस देखे थे उनको डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या किया, इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस, ठीक है। इस केस में वो ठीक से काम कर रहा था। ये देखो जावा एप्लीकेशन, ये देखो सही से आउटपुट मेरे पास आ रही है, जबकि मैंने ये यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ये बाहर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक से काम कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको भी ख़त्म कर दूँ फिर भी ये सही से काम करेगा, लेकिन ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा और मेरे पास जो एरर आ जाएगी वो स्टैक ओवरफ्लो की एरर आएगी। वो तब आएगी जब मेरे पास मेमोरी फुल नहीं हो जाती। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एनएल लगा देता हूँ, आपको सही से समझ आएगा, नीचे नीचे आउटपुट आती जाएगी। रन जावा एप्लीकेशन, तो ये देखो मेरे पास इस तरह आउटपुट आती जा रही है, कितना बड़ा नंबर आता जा रहा है। ये देखो 0 से स्टार्ट हुआ और ये आउटपुट आती ही जा रही है। ये तब तक चलता जाएगा जब तक मेरे पास आउटपुट स्टैक ओवरफ्लो एरर नहीं आ जाता। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रोक देता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी नहीं लगाता तो क्या होता, सेव किया, जावा एप्लीकेशन, ये देखो हर दफ़ा आउटपुट 0 ही आती जा रही है। उस केस में क्या था, बड़ा नंबर बनता जा रहा था, यहाँ पे आउटपुट 0 ही आती जा रही है। 0 क्यों आती जा रही है, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया। इसको यहाँ से रोक देना, कैंसिल कर देना, यहाँ पे वापस आना। तो यहाँ पे 0 मैंने इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग वैल्यू। अब स्टार्टिंग वैल्यू मेरे पास 0 थी, हर दफ़ा 0 वैल्यू जाती जा रही है मेमोरी के अंदर और वो उसको प्रिंट कराता जा रहा है, इस वजह से इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा। ये हमने डिफरेंट केसेस देख लिए कि मेरे पास ये डिफरेंट केसेस हमारे पास फार लूप के अंदर कौन से हैं, कौन सा केस सही से काम करता है। अगर ये ना लिखें तो किस तरह से काम होता है, चल तो जाता है लेकिन हमारे पास जो एरर आता है वो स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाता है और हमारा लूप जो होता है इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है। और डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे एक न्यू क्लास बनाता हूँ, वाइल लूप डेमो 1 के नेम से, ठीक है। मेन मेथड बना दिया, मेन मेथड के अंदर आया, मैंने क्या किया, यहाँ पे वो जो नंबर हमने एग्जीक्यूट किया ना 0 से लेके 4 तक या 5 तक, उसी को हम सॉल्व करते हैं वाइल लूप की मदद से। तो एंड आई इक्वल टू 0 देन वाइल
आई लेस देन इक्वल टू 5। फिर क्या करो, इसको प्रिंट कर दो। इसके अंदर आया मैं और मैंने क्या किया, आई को प्रिंट कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको अंदर लिख देता हूँ और इसको ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना चाहिए प्रिंट करने के लिए। आई प्लस, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्पेस प्रोवाइड कर दी और आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है। इसके दो बेस हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं आई प्लस 1, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आप जिस तरह भी लिखना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक, रन जावा एप्लीकेशन, ओके। तो ये देखो आपके पास आउटपुट आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कर दूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट मेरे पास सिर्फ 5 ही आएगी। ये देखना 5 ही आ रही है। क्यों 5 आ रही है? क्योंकि मेरे पास जो था, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 5। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है आई की वैल्यू जब तक लेस देन या इक्वल टू 5 है। तो लेस देन अगर है मेरे पास, इक्वल टू मैं हटा देता हूँ, इस केस में आउटपुट मेरे पास कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी और इसलिए हमें शो नहीं करा रहा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, डिफरेंट केसेस देखते हैं। तो राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, वाइल लूप, वाइल की स्पेलिंग मिस्टेक, वाइल लूप डेमो 2 के नेम से। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, मेन मेथड यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे वाइल कोई भी एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को छोड़ो, वाइल ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे हाई को मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेलो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एरर क्या प्रोवाइड कर रहा है, अनरीचेबल कोड। ये मैंने जब अभी मैंने आपको बताया था कि जब ये कोड हमेशा ही ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा और यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो इस वजह से ये कंपाइल टाइम एरर मुझे प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये मैं करता हूँ रन, ये देखें एरर प्रोवाइड कर रहा है, और ये देखो, ठीक है, वही एरर प्रोवाइड किया जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंडीशन ही नहीं लगाता हूँ, तो फिर भी मुझे एरर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कंडीशन प्रोवाइड करना लाजमी होता है। ठीक है, और ये कंडीशन मुझे एरर किस टाइप का प्रोवाइड कर रहा है, कंपाइल टाइम। मैंने आपको बताया था जब भी हम रन नहीं करते तब एरर प्रोवाइड करते तो वो कंपाइल टाइम एरर होता है, और जब रन करते हैं तब एरर आता है तो वो रन टाइम एरर होता है। तो ये बात ध्यान में रखना। अब अगर मैं क्या करता हूँ, एंड आई इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ आई लेस देन 5। अब क्या होगा, अब सही से चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट मैंने यहाँ पे नहीं किया, तो इस वजह से मुझे ये एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने क्या करना है, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये करूँगा तो ये मेरे पास आउटपुट आ जाएगी हाई 5 दफ़ा, और मेरे पास हेलो आ जाएगा 1 दफ़ा, ये वाली स्टेटमेंट जो मेरे पास थी। ठीक है, तो ये था हमारे पास किस तरह से हम फार लूप को यूज़ कर सकते हैं। उसके डिफरेंट केसेस हमने देखे। फिर हमने देखा वाइल लूप हमारे पास क्या होता है, उसके डिफरेंट केसेस देखे। इसी तरह हमारे पास डू वाइल हमारे पास काम कर रहा होता है। अब उसको भी देख लेते हैं। तो डू वाइल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कंडीशन को हटा कर यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डू का कीवर्ड, यहाँ पे वाइल, और यहाँ पे कॉमा लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो नीचे है ना इसको हटा देता हूँ। राइट क्लिक, रन जावा एप्लीकेशन। तो ये देखो ये मेरे पास आउटपुट आ रही है। अगर क्या होता 5, ये इसकी वैल्यू मैं 5 कर देता, अब कंडीशन मेरे पास ये क्या रिटर्न करेगा,
ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि 5 लेस देन 5 नहीं है। अब देखो आउटपुट क्या आती है, ये देखो एक दफ़ा उसने लाजमी एग्जीक्यूट किया, जबकि मेरे पास जो क्या था, जो कंडीशन थी वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रही थी। तो इस वजह से हमारे पास डू वाइल स्टेटमेंट जो हमारे पास ये है, इसको एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो वैल्यू हमें ट्रू रिटर्न करे या फिर फॉल्स रिटर्न करे। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा आइटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है, उसके डिफरेंट केसेस हमने देखे। हमने ड्राई रन करके देखा किस तरह से काम करता है, फिर हमने आईडी के अंदर हमने प्रोग्राम देखे कि किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ पैटर्न्स देखेंगे, कुछ और प्रोग्राम देखेंगे, ताकि हमारी अच्छी कमांड बन जाए लूपिंग स्टेटमेंट या फिर आइटरेटिंग स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो भी प्रोग्राम आए या फिर डेवलपमेंट लेवल में आए, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।